राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा बदस्तूर जारी रहता है। चुनाव होने वाला हो, चुनाव हो गया हो, चुनाव की तारीखें घोषित हो रही हैं या अभी चुनाव का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने एजेंडे में लगे रहते हैं। अच्छा, कई बार ये भी लगता है ना कि वो जो एक कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो अगर जड़मती भी ये कर सकता है तो अगर आप देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको नियमित तौर पर काम करने से कौन रोकता है। पहले की सरकारों ने इस तरह से क्यों काम नहीं किया। वो तो भला हो कि पीवी नरसिम्हा राव जैसा प्रधानमंत्री आया जिसको लगा कि हाँ, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत को भी खड़ा होना चाहिए, जिसको लगा कि हाँ, किसी भी तरह से हम जो भी करें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है ना। अगर हमें किसी भी तरफ जाना है तो पहले तो हमें दुनिया के मुकाबले खड़े होना पड़ेगा, रेस में तो आना पड़ेगा ना। रेस के नियम तो हम तब तय करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विजनरी प्राइम मिनिस्टर का देश को धन्यवाद बोलना चाहिए कि जिन्होंने पहली बार सोचा कि भाई भारत इतना बड़ा देश है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क ही नहीं, चल पड़े कहाँ से जाएं। अरे सड़क शहरों के बीच बीच से, गांव के बीच बीच से, कस्बों के बीच से, कोई ऐसा हाईवे जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नेशनल हाईवे बने तो यहां से यहां जाएंगे, वो भी बीच से जा रहे हैं। ये तो भला हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को सोचा, उसको साकार करके दिखाया। अच्छा, उनके कार्यकाल में बड़े शानदार तरीके से सब कुछ हुआ। फिर आ गई यूपीए की सरकार और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एकदम से हुस हो गई सड़क के बनने की रफ्तार। तो यानी आप जो कहते हैं ना देश आगे कैसे बढ़े, देश तो ऐसे ही आगे बढ़ता है। क्यों आदमी भाग करके मुंबई दिल्ली चला आता है बताइए। जीवन मुश्किल हो जाता है, महंगा होता है, लेकिन फिर उसको लगता है कि ठीक है यार, उससे आगे की चीज़ है ना, सड़क अच्छी बनी हुई है, बिजली थोड़ा बेहतर है। अब ये सब होता है। अब जो मैं कह रहा हूं कि एजेंडा, तो नरेंद्र मोदी का एजेंडा यही है और एजेंडा उनका एक लाइन का है, विकसित भारत 2047। आपको मैंने राजस्थान का बताया ही, अमृत भारत स्टेशन का बताया ही अभी। अब ये भी जरा सोचिए, बिहार में तो अभी बड़ा चुनाव तुरंत तो है नहीं, थोड़ा समय है, लेकिन एक तरह से कहें तो चुनाव आ गया है। अब बिहार को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम एजेंडे पर अपने लगे हुए। और मैं बार बार कहता हूं, चुनाव हो या ना हो, एजेंडा तो उनका चलता रहता है। अब वो 29 मई को विक्रमगंज बिहार जाएंगे, बड़ी जनसभा संबोधित करेंगे। अब तुरंत कहा जाएगा कि ये हो गया। पहले आपको याद होगा जब वो कतर से लौट कर वहाँ से सऊदी अरब से लौट कर आए थे तो बिहार गए थे, उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, जवाब तो देंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहली बार जा रहे हैं बिहार। सुनने लायक होगा क्या वो बोलेंगे। एनडीए के नेता के तौर पर क्या वो कहने जा रहे हैं, तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी तय होगा। देखने लायक होगा क्या इसमें होगा, जरा सोचिए। ये एक महत्वपूर्ण है। और चूंकि लोकसभा चुनाव तो बीत गया 2024, अब विधानसभा आ गया, तो विधानसभा के लिहाज से इसको देखना चाहिए। वहां वो नबीनगर पावर प्लांट का शिलान्यास कर रहे हैं। अच्छा, समझ में नहीं आता बिहार को क्यों इतना पिछड़ा रखा गया, जब सब बार बार कह रहे थे कि नहीं नहीं बिहार का ही है। बिहार के रेलवे मिनिस्टर हैं, कितना भला कर पाए, ट्रेन चला के भगवान जाने। हालांकि और ट्रेनें होनी चाहिए क्योंकि उधर से लोग बहुत आते हैं, लेकिन ये तो जरूरी है नहीं कि हर जगह से लोगों का हो, तो जरूरी है वो, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। ये भी तो जरूरी है कि वहाँ लोग रुकें भी, हर बिहारी भाग जाए दूसरी जगह, ये भी तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं। अब नबीनगर में पावर प्लांट का वो शिलान्यास करने जा रहे हैं। जाहिर है ये तैयार होगा जब, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। 2400 मेगावाट क्षमता का ये प्लांट है, सुपर थर्मल पावर है। ये बन जाएगा जब, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट होगा। अब जो इसको करेंगे तो जरा सोचिए, इसमें 3 यूनिट शामिल होंगी, 3 इकाइयां इसमें शामिल होंगी। 29,947 करोड़ 91 लाख, 29,947 करोड़ 91 लाख एनटीपीसी इसको करेगी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी तो वैसे भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो वो इसको करेगी।
अब जो ये 2400 मेगावाट है, इसमें से 1500 मेगावाट तो बिहार के लोगों को ही मिलेगी भैया। और ठीक भी है, जिस राज्य का हो उस राज्य में तो मिलना ही मिलनी चाहिए। 1500, 2400 में से 1500 बिहार के लोगों को मिलेगा। बाकी बचा 900 मेगावाट। तो ये जो 900 मेगावाट होगा, इसको क्या करेंगे? 900 मेगावाट बेची जाएगी, उससे भी लाभ होगा। जो स्टेट की एनर्जी नीड है, डिमांड है, उसको पूरा करना है, वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, बिजली ही नहीं रहेगी तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप बिहार काहे जाएंगे जब आप दिल्ली में रहने लगे और वहाँ परमानेंट बिजली है, या चलो नहीं भी मिली नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में, तो इन्वर्टर लगा हुआ है। लेकिन कुल मिला के सब ठीक है, इन्वर्टर सोसाइटी है तो आप इन्वर्टर भी नहीं, डीजी लगा हुआ है। तो ये सुपर थर्मल पावर प्लांट वहाँ भी बिजली के लिए आपको तैयार करेगा। अब ये सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या है? जो ये बड़े पैमाने पर बिजली बनाते हैं, उसका है मसला। कोयला, गैस और तेल, इन सब को डालकर बनाया जाता है। जो इसका सिस्टम होता है वो बॉयलर टरबाइन जनरेटर प्रणाली, मतलब कैसे ये बनती है बिजली, तो उसको थोड़ा सा समझने के लिहाज से हम कोई बिजली के विशेषज्ञ नहीं हो जाएंगे, लेकिन बॉयलर टरबाइन जनरेटर प्रणाली, ऐसे जो भी प्लांट बनते हैं आमतौर पर उनकी क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक की होती है। जाहिर है बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन होता है तो औद्योगिक और घरेलू ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब इसमें ये ज़रूर है कि ये थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैस निकलती है, पर्यावरण के लिए इस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूसरी सारी चीज़ें दुरुस्त करिए तो इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। अब इसी के साथ वहाँ क्या करेंगे? पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, मैं कई बार कहता हूँ जब मैं पटना जाता हूँ तो बड़ा दुखी होता हूँ कि वहाँ अभी भी वही वाला हवाई अड्डा है, पुराना वाला, हम जब से जा रहे हैं। तो पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल सामने बन रहा है, बड़ा बढ़िया बन रहा है, वो उसका उद्घाटन कर सकते हैं। अभी बना है कि नहीं बना है, लेकिन हो सकता है। पटना, सासाराम, वाराणसी, रांची, पटना, सासाराम, वाराणसी, रांची, 4 लेन का हाईवे है उसका। बिहार एयरपोर्ट का विस्तार, बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार, नई जगह जमीन वहाँ दी गई है बिहटा में, तो वहाँ बनेगा, तो वो हो सकता है। राजनीतिक संदेश इसमें क्या है? बड़ी सीधी सी बात है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो नीतीश जी और सब एक साथ रहें, एकजुट एनडीए दिखे, वो सब करेंगे। और पावर प्लांट जैसी चीज़ जब आती है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या होता है कि राज्य के लिए थोड़ा सा अवसर बढ़ते हैं। और जो बिहार के लोगों को हर बात पे लगता है ना कि क्या करें यहाँ रह के, अच्छा अगर सब सुविधाएं ठीक हों, बिजली वगैरह ठीक आ रही हो, सड़क वगैरह ठीक हो जाए और मूल रूप से गुंडागर्दी, अपराध कम हो जाए, तो कोई बहुत दिक्कत थोड़ी ना है। गाँव में रहने वाले आदमी गाँव में भी रह ले, लेकिन जब उसको रोज़ झेलना पड़ता है छोटी सी भी चीज़ के लिए, कहाँ जाना है तो शहर जाना है, शहर भी जाना है तो कहाँ जाना है, ढंग का एक शहर नहीं, तो फिर उसको मुश्किल होती है। फिर सड़क नहीं सही है, हवाई अड्डा नहीं है, हवाई अड्डा सही नहीं है, रेलवे स्टेशन ठीक नहीं है, तो फिर उसको दिक्कत होती है। अब ये सारी चीज़ें जब पैकेज के तौर पर मिलती हैं तो फिर किसी को लगता है कि हाँ भाई रह सकते हैं। अच्छा, अभी तो एक बड़ा वर्ग हो गया है जो ये सब काम कर रहा है, जिसको लगता है ना कि अच्छा चलो ठीक है भाई, हमने 10 साल, 20 साल, 30 साल, कुछ लोग और ज़्यादा, वो किसी महानगर में रहे, कमाई किया, सब कुछ किया, फिर बच्चे वगैरह उनके सेटल हो गए, सब कुछ हो गए, वो अपनी नौकरी में निकल पड़े या जो भी करने, तो उनको लगता है कि चलो लौट चले क्या। तो अगर उनके पास उनका जो गृह स्थान है, मूल स्थान है, वहाँ सुविधाएं नहीं, वहाँ सब कुछ रहा, तब तो वो लौट जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहाँ गए और 2 दिन में चिक चिक हो गई, मारा मारी हो गई, तो फिर वो कहते हैं छोड़ो यार, चलो वहीं मतलब दिल्ली एनसीआर के या मुंबई के, बेंगलुरु के, हैदराबाद के फ्लैट में पड़े रहेंगे, कम से कम सुविधा तो रहेगी ना, रोज रोज का झंझट तो नहीं रहेगा ना। तो ये आप समझिए। और ये जो थर्मल पावर प्लांट है, जाहिर है इससे जो इंडस्ट्री और जो वहाँ की लोकल जो डिमांड है वो पूरी होगी, बाहर के लोग भी जाने की तैयारी कर पाएंगे। तो ओवरऑल कहें तो नरेंद्र मोदी का एजेंडा यही है, क्योंकि मोदी चाहते हैं कि उनके इस वाले कार्यकाल में वो जो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, सिर्फ तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था ना बने। तीसरे नंबर की तो हम बन ही जाएंगे 29 के पहले। हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने तो दूसरे और पहले नंबर से हमारा फासला कितना है, चीन से और अमेरिका से, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हमारे यहाँ संसाधन की वजह से समृद्धि और उसका जो असर है वो कितना है,
तो ये सब भी जिसको कहें कि हर कोई देखना चाहता है, जानना चाहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और पहुंचा दीजिए का मतलब एक ध्यान भी दीजिए, आप जहाँ के हैं जरा देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है। कुछ नया बहुत चमत्कृत करने वाला हुआ हो, आप 2 साल 4 साल 6 साल बाद अपने गांव या अपने शहर, छोटे शहर पहुंचे हो, कुछ हुआ तो वो जरा बताइए कहानी, वीडियो करके भेज दीजिए, हम वो भी डाल देंगे। छोटा सा वीडियो बनाइए और डालिए कि हम 10 साल पहले ये था, 10 साल में ये बदल गया, 14 के बाद ये बदल गया, तो ये बताइए तो हम उसको डालेंगे। क्योंकि विकसित भारत 2047 की कहानी कोई सरकारी आंकड़ा या सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, भेज दीजिए सबको। हाँ, धन्यवाद।